यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स। देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। अगला सीन है शिबुया का। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, ओ बेरहम इंसान। धत्त तेरे की। तुम सच में मेरा पीछा करते करते इस मॉडर्न जमाने तक आ गई। मैं उस वक्त जानबूझकर शादी छोड़कर नहीं भागा था यार। 1 साल पहले हमारी सुहाग रात पर मैंने बस अपनी परी रानी जैसी बीवी का वो लाल शादी का जोड़ा उतारा ही था कि तभी एक अजीब और रहस्यमयी ताकत ने मुझे जबरदस्ती वापस खींच लिया इस मॉडर्न वर्ल्ड में। देखते ही देखते पूरा 1 साल पलक झपकते ही बीत गया। मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि वो टाइम और स्पेस पार करके अपनी जान दांव पर लगाकर मेरा पीछा करते हुए यहां आ जाएगी, मुझसे हिसाब मांगने और सीधे मेरे उस किराए के मकान को ढूंढ लेगी जहां मैं रहता हूं। इस पूरे 1 साल में मैंने दिन रात भगवान और बुद्धा से मन्नतें मांगी। हर जगह जुगाड़ ढूंढा, सारे पैंतरे आजमा लिए ताकि किसी तरह टाइम ट्रेवल करके वापस उस अधूरी सुहागरात को पूरा करने लौट सकूं। लेकिन आखिर में मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। आज रात ही मैंने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी और सोच लिया था कि उस परी लोक की बातें भूलकर अब अपनी इस दुनिया में शांति से जिंदगी बिताऊंगा। पर जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो उस ठंडे और सूने पड़े लिविंग रूम में एक बेहद खूबसूरत परी खड़ी थी, एकदम पुराने जमाने के कपड़ों में। मैंने हड़बड़ी में तुरंत लाइट बंद कर दी और अपनी फटी जा रही सांसों को काबू करने के लिए एक गहरी सांस ली। जब थोड़ा दिल संभला और मैंने फिर से लाइट ऑन की तो वो लड़की अभी भी वहीं चुपचाप खड़ी थी, एकदम टस से मस हुए बिना। मेरी तो टांगे ही कांपने लगी, पूरा बदन अकड़ गया, हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सामने खड़ी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि परी लोक वाली मंगेतर थी, जिसके साथ मेरी शादी तय हुई थी। वही परी रानी जिसे मैंने ऐन मौके पर बीच राह में छोड़ दिया था, हमारी शैन शिनशी मैडम। और वो जरा भी गुस्से में या आपा खोती हुई नहीं लग रही थी। उसकी बाज जैसी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, एकदम रीढ़ की हड्डी कंपा देने वाली ठंडी। वैसे मैं, यानी द फैन, परी लोक का एक इज्जतदार लॉर्ड हुआ करता था, जो हमेशा अपनी मर्जी का मालिक रहा। इस इंसानी दुनिया में अकेले रहकर मस्त मौला और बेफिक्र जिंदगी जी रहा था। मैं बस अपना मुंह खोलकर उसे सब समझाने ही वाला था, पर उसने मुझे अपनी सफाई देने का एक छोटा सा मौका तक नहीं दिया। उसने कहा, क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि मैंने ये जगह कैसे ढूंढी ताकि अगली बार तुम्हारे लिए इस शादी से भागना और भी आसान हो जाए? मैं तो तुरंत घबरा गया। उस वक्त मैं बिना किसी वार्निंग के गायब हो गया था। वो बेचारी दुल्हन का लाल जोड़ा पहने शाम से लेकर सुबह तक अकेली बैठी रही और पूरे परी लोक के लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे। हर कोई जानता था कि महारानी को उसकी शादी की रात को ही उसका मंगेतर छोड़कर भाग गया और वो सबके लिए एक मजाक बन चुकी थी। पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी हजारों साल की तपस्या दांव पर लगा देगी, सिर्फ एक इंसान को ढूंढने के लिए दो दो दुनिया पार कर जाएगी। इस मामूली दुनिया में इतनी बड़ी कीमत चुकाकर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो मुझसे पैच अप करना चाहती थी। उसने मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखा और बेहद ठंडे लहजे में एक एक शब्द चबाकर बोली, मैं इस मामूली दुनिया में सिर्फ 2 काम के लिए आई हूं। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहेगा, हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरी त्योरियां चढ़ गईं, मेरा दिल बैठ गया और मैं अंदाजा लगाने लगा कि उसका अगला फैसला क्या होगा। उसने कहा, पहला ये कि जब तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते तो आज से हम दोनों का हिसाब बाप बराबर। आज मैं इस कहुदरत के बनाए शादी के कॉन्ट्रैक्ट को सबके सामने फाड़ती हूँ। आज के बाद से मुंह शैन शिनशी का तुमसे, यानी द फैन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो वो कीमत और किस्मत का खेल था जो ब्रह्मांड ने तय किया था। कोई इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा, मैं इसे कभी नहीं मानूंगा। शैन शिनशी की आंखों में पल भर के लिए घबराहट दिखी, लेकिन उसने तुरंत अपनी इस कमजोरी को छुपाया और एकदम बेरुखी से बोली, मैंने परीलोक के सभी 6 लोकों में पहले ही ऐलान कर दिया है कि मैंने खुद इस रिश्ते को खत्म कर दिया है और तुम्हारा लॉर्ड का ओहदा भी छीन लिया है। आज मैं यहां तुम्हें सिर्फ यही बताने आई हूं। मैंने जवाब दिया, तुमने परीलोक में कितनी भी बार कहा हो या ढिंढोरा पीटा हो, मैं द फैन इसे कतई स्वीकार नहीं करता। उसने कहा, तुमने ही तो मुझे सिखाया था ना कि इंसान को उसके मुंह की बातों से नहीं
बिना सोचे समझे उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। वो तुम ही थे जो शादी से खुद भाग खड़े हुए और साल भर गायब रहे, और अब तुम इस सगाई को टूटने से बचाना चाहते हो। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जिसमें साफ साफ दर्द छुप नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं बस तुमसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। शुरुआत में तो तुमने ही मुझसे नजदीकियां बढ़ाई थीं, फिर आखिर में सारी बदनामी, लोगों के ताने और ये तमाशा सिर्फ मेरे ही हिस्से में क्यों आया? उस घमंडी और हमेशा हवा में रहने वाली महारानी को इस तरह आंखों में आंसू लिए एकदम लाचार देखकर मेरा दिल बैठ गया। मेरा हाथ खुद ब खुद बढ़ा उसे गले लगाने के लिए, पर उसने मुंह फेर लिया और पीछे हट गई। उसने कहा, शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए मिस्टर फैन अपनी हद में रहिए और अपनी मर्यादा मत भूलिए। मेरा सीना भारी हो गया। दिल का दर्द जुबान पर भी नहीं आ पा रहा था। मैंने तो कभी शादी से भागने की सोची तक नहीं थी। इतनी मुश्किलों से तो मुझे यह शादी नसीब हुई थी। इतनी मिन्नतें करके मैंने उस परी रानी से शादी की थी। मैं भला उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता? उस महाशादी की रात से ठीक पहले मुझ पर बिना किसी वार्निंग के ब्रह्मांड की शक्तियों का एक अजीब सा अटैक हुआ, जिसने मुझे जबरदस्ती सीधे मॉडर्न अर्थ पर टेलीपोर्ट कर दिया। शिंशी, प्लीज मेरा भरोसा करो। अगर मेरे बस में थोड़ा सा भी होता तो मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़कर नहीं जाता। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, एक ठंडी और धारदार जादुई तलवार सीधे आकर मेरी गर्दन पर टिक गई। उसने कहा, फैन, तुम्हें क्या लगता है कि ब्रह्मांड के अटैक का बहाना बनाकर तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? मैंने हजारों देवताओं के सामने अपनी इज्जत गंवाई है। सबने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है कि ये पूरा साल मैंने कैसे काटा है? मैंने कहा, अगर मुझे मारकर तुम्हारा गुस्सा शांत होता है और नफरत कम होती है तो मार डालो, लेकिन शैन शिनशी, चाहे मैं यहां मर भी जाऊं, फिर भी मैं ही तुम्हारा पति रहूंगा। शैन शिनशी ने जब मेरी गर्दन से टपकता हुआ वो हल्का सा खून देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों में तुरंत घबराहट और दर्द साफ दिखने लगा। अगले ही पल उसने उस तलवार को जोर से जमीन पर फेंक दिया और बोली, मैं अभी के लिए तुम्हारी जान बख्श रही हूं। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे आधा झूठ भी बोला है तो मैं तुम्हारी रूह और जिस्म दोनों को मिटा दूंगी। तुम कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। जब मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझाने और प्यार से मनाने की सोच ही रहा था, तभी मेरी जेब में रखा फोन जोर जोर से बज उठा। शैन शिनशी की त्योरियां चढ़ गईं और वो शक भरी नजरों से उस अजीब से चमकते हुए डिब्बे को देखने लगी। फोन से मेरी चाची की जानी पहचानी आवाज आई, श्यावान, ड्यूटी खत्म हो गई क्या? तू इतने सालों से कुंवारा बैठा है। मुझे हमेशा तेरी शादी की चिंता सताती रहती है। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। लड़की बहुत ही सुशील और सुंदर है। फिगर भी एकदम कड़क है। कल सुबह 10 बजे लिन जियांग टी हाउस पर पहुंच जाना, समझ गया? मैंने बेबसी में चाची को जवाब दिया, चाची प्लीज मेरे लिए ये ब्लाइंड डेट्स फिक्स करना बंद करो। मेरे दिल में पहले से ही कोई है। चाची बोली, बहाने मत बना। अगर कल तू नहीं गया तो तेरे मम्मी पापा से तेरी शिकायत कर दूंगी। शैन शिनशी ने मुझे बड़ी ठंडी नजर से देखा और ताना मारते हुए बोली, अच्छा, ब्लाइंड डेट का मतलब इस इंसानी दुनिया में लड़का लड़की का सीक्रेट मिलना होता है? तुम बिना किसी टेंशन के जाओ। मेरी वजह से अपनी इस नई सेट होने वाली लाइफ को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक पुरानी याद हूं जिसे तुमने छोड़ दिया था। मैंने जल्दी से घबराकर समझाया, इस दुनिया में मिलने का मतलब उतना सीरियस नहीं होता जितना तुम सोच रही हो। वैसे जो बात तुमने सुनी उसका एक और मतलब भी है। तुम हमेशा इस फैन पर भरोसा रख सकती हो। उसने कहा, मुझे इस दुनिया के तौर तरीके समझ नहीं आते, लेकिन कल की उस लंबी टांगों वाली लड़की से तुम्हारी ब्लाइंड डेट पर मैं भी साथ चलूंगी, ताकि खुद देख सकूं कि वो कितनी बड़ी अप्सरा है। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई और देखते ही देखते सुबह हो गई। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला और प्यार से कहा, शिनशी, तुम अभी अभी इतनी दूर से आई हो, तुम्हारी जादुई ताकत बहुत कम हो गई है। आज रात तुम इस कमरे में सो जाओ और अच्छे से आराम करो। अब जब तुम मेरे पास आ ही गई हो तो कोई भी हमें अलग करने की सोच भी नहीं सकता। शैन शिनशी ने उस थोड़े बिखरे हुए बेडरूम को चारों तरफ ध्यान से देखा और जब तसल्ली हो गई कि यहाँ किसी और लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, तब जाकर उसका वो तना हुआ चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ। अगली सुबह जब मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला तो मैं तो वहीं सन्न रह गया। नाक से खून आते आते बचा। वो परी लोक की घमंडी और बेपरवाह महारानी
क्योंकि उसके पास पहनने के लिए इस दुनिया के कपड़े नहीं थे। उसने बस मेरा एक ढीला ढाला सफेद शर्ट डाल रखा था। उसकी वो जादुई खूबसूरती और उस शर्ट का कैजुअल लुक मिलकर ऐसा गदर ढा रहे थे कि बंदा नजरें हटा ही ना पाए। जैसे ही उसे लगा कि मैं उसे ताड़ रहा हूं, उसका बदन अकड़ गया, उसके गालों पर लाली छा गई और वो जबरदस्ती रौब झाड़ते हुए बोली, क्या देख रहे हो? अगर ऐसे ही घूरते रहे तो आंखें निकाल लूंगी तुम्हारी। वो अपने होंठ चबाते हुए अपनी महारानी वाली अकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने दिल की हंसी को दबाया, थोड़ा आगे बढ़ा और प्यार से उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए बोला, चलिए महारानी साहिबा, आज मैं आपको इस इंसानी दुनिया के रंग ढंग दिखाता हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया और उसने हवा में अपनी तलवार चमकाते हुए कहा, बस आगे आगे चलो, मैं भी तो देखूं कि वो लंबी टांगों वाली ब्लाइंडेड हुस्न की कितनी बड़ी मल्लिका है। मुझे बड़ी बेबसी महसूस हुई। डर था कि ये महारानी कहीं सरेआम किसी का कत्ल न कर दे। मैंने जल्दी से उसकी तलवार नीचे करवाई, उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया और एक कैब बुक की। ड्राइवर ने सिर बाहर निकालकर पूछा, आपने ही गाड़ी बुक की थी क्या? मैंने हाँ कहा और शैन शिनशी को आगे वाली सीट पर बिठाने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने आंखें सिकोड़ी और तीर की रफ्तार से उछलकर सीधे उस गाड़ी की छत पर जाकर खड़ी हो गई। मेरे तो तोते उड़ गए। तब मुझे याद आया कि मैंने तो उसे यहाँ की गाड़ियों के बारे में बताया ही नहीं था। ड्राइवर तो सदमे में आ गया। अरे भाई, आपकी इस गर्लफ्रेंड को क्या बीमारी है? कोई शूटिंग चल रही है क्या? ये स्टंट तो एकदम रियल लग रहा है, पर मेरी नई गाड़ी की छत पिचक जाएगी यार। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अरे भाई, आई एम रियली सॉरी। ये तो बस मजाक कर रही थी, मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, शैन शिनशी जल्दी नीचे आओ, ये कोई स्टेज नहीं है, इस पर खड़ी रहोगी तो गाड़ी टूट जाएगी। शैन शिनशी ने ऊपर से मुझे देखा, उसकी आंखों में अचरज भी था और अपनी वही पुरानी अकड़ भी। उसने कहा, पतिदेव घबराओ मत, मैं इस छोटे से पत्थर के टुकड़े पर एकदम सही खड़ी हूं, ये भला इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने जबरदस्ती उसे खींचकर छत से नीचे उतारा। उसका मुंह उतरा हुआ था। इस दुनिया की चीजें तो बड़ी नाजुक और बकवास हैं। किसी तरह उसे पिछली सीट पर बिठाकर मैंने राहत की सांस ली ही थी कि तभी शैन शिनशी की नजर डैशबोर्ड पर लगातार भागते हुए उस मीटर पर पड़ी। उसने कहा, यह अजीब सा गोल जादुई चक्र क्या है जो लगातार नंबर बदले जा रहा है? क्या ये चोरी छिपे हमारी उम्र और जीने की ताकत को चूस रहा है? ऐसा काला जादू यहां रखना खतरे से खाली नहीं है। मैं इसे अपनी तलवार से अभी तबाह कर देती हूं। मुझे हंसी भी आई और थोड़ी टेंशन भी हुई। मैंने धीरे से फुसफुसाते हुए समझाया, महारानी साहिबा, ये कोई उम्र चूसने वाला जादू नहीं है, इसे टैक्सी मीटर कहते हैं। इससे गाड़ी का किराया तय होता है। ये नंबर सिर्फ पैसे का हिसाब लगा रहे हैं, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्लीज शांत रहो, अगर ये गाड़ी टूट गई तो हमारे पास हर्जाना भरने के पैसे भी नहीं हैं। शैन शिनशी ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। उसकी त्योरियां अभी भी चढ़ी हुई थीं और वो गुस्से में उन बदलते नंबरों को घूरती रही, मानो अभी उसका मर्डर कर देगी। आगे बैठा ड्राइवर शीशे में से ये सब देख रहा था। बेचारे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे अतरंगी पैसेंजर कभी नहीं देखे थे। खैर, गाड़ी जल्दी ही लिन जियांग टी हाउस के प्राइवेट केबिन के बाहर पहुंच गई। वहां मेरी चाची की चुनी हुई लड़की लिन किन एक अमीर बाप के लड़के के साथ चिपकी बैठी थी। मेरे सीधे साधे सस्ते कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसने अपनी आंखें मटकाई और बड़े ताने मारते हुए बोली, फैन, अगर कल तुम्हारी चाची गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास ना आई होती और भीख न मांगी होती, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे कौड़ी कमौए के सामने बैठती जिसके पास न गाड़ी है न घर? जरा अपनी हैसियत तो देखो, क्या तुम मेरे लायक हो? उसकी कड़वी बातें सुइयों की तरह मेरे दिल में चुभ गईं। मुझे दुहक इस बात का था कि मेरी चाची को मेरी शादी के लिए ऐसी लड़की के सामने झुकना पड़ा। वो अमीर लड़का भी मजे लेते हुए हंसने लगा और अपनी अकड़ दिखाते हुए एक कीमती डिब्बा मेज पर रख दिया। उसने कहा, छोटे, जरा अपनी औकात से बड़ी चीज देख। ये तांग डायनेस्टी का असली कीमती जेम बाउल है। तुम जैसा मामूली नौकर अपनी पूरी जिंदगी में इसे नहीं खरीद सकता। इसका एक तिनका भी टूट गया ना तो तुम 7 जन्म में भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपना गुस्सा काबू करने लगा।
जैसे ही मैं उसे जवाब देने वाला था, अचानक पूरे कमरे का टेम्परेचर गिर गया। चारों तरफ एक बर्फीली हवा चलने लगी। शैन शिनशी ने धीरे से अपना सिर उठाया और उन दोनों को घूरते हुए बड़े ही कातिलाना अंदाज में बोली, इस मामूली दुनिया के कीड़े मकोड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पति की बेइज्जती करो। वो अमीर लड़का पहले तो शैन शिनशी की खूबसूरती देखकर हक्का बक्का रह गया, पर फिर अपनी बेइज्जती पर भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, तू कौन है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? शैन शिनशी आराम से बैठी रही। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने मेज पर रखे उस कटोरे को छुआ जो असल में एक घटिया और नकली कबाड़ था, जिसे असली दिखाने की कोशिश की गई थी। उसने कहा, और तुम लोग इस 2 कौड़ी के नकली माल को एंटीक खजाना बोल रहे हो? वो लड़का पागल हो गया। क्या बकवास है, ये असली एंटीक है। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे जेल भिजवाता हूं। क्या इसकी कीमत बहुत ज्यादा है? शैन शिनशी ने उसे हिकारत से देखा और अपनी जादुई अंगूठी में से एक अजीब सा कीमती पत्थर निकाला जो एक कबूतर के अंडे के बराबर था। उसमें से 7 रंग की रोशनी निकल रही थी और उसकी जादुई खुशबू ने तुरंत पूरे कमरे को एकदम जन्नत जैसा महका दिया। उस अमीर लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका पूरा बदन कांपने लगा। ये चीज, ये क्वालिटी तो दुनिया की सबसे महंगी जेमस्टोन से भी लाख गुना बेहतर है। भला दुनिया में ऐसा नायाब पत्थर कैसे हो सकता है? शैन शिनशी ने हंसते हुए कहा, परी लोक में ऐसे पत्थरों से हम मेज के पायदान ठीक करते हैं। ये सबसे घटिया पत्थर है, पर तुम्हारी इस पूरी 7 पुश्तों की जायदाद खरीदने के लिए ये अकेला ही काफी है। जैसे ही वो जादुई पत्थर बाहर आया, उसकी ताकत मेरे शरीर के अंदर जाने लगी और मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। उस जादुई ताकत ने मेरे अंदर के उस बंधन को तोड़ दिया जो बरसों से बंद था। मेरी पुरानी लॉर्ड वाली जादुई शक्तियां फिर से जाग उठी और जैसे ही मेरी आंखों के सामने का धुंधलका साफ हुआ, मेरी नजर उस अमीर लड़के की कमर पर लटके एक काले लॉकेट पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही जादुई ताकत थी जिसने मुझे मेरी शादी की रात को जबरदस्ती इस दुनिया में फेंका था। मैंने तुरंत उस लड़के का कॉलर पकड़ा और पूछा, ये लॉकेट कहां से लाया बे? ये शहर के बाहर एंटीकर्टिसी मार्केट के ब्लैक हार्ट स्टूडियो से खरीदा था। एंटीक मार्केट का ब्लैक हार्ट स्टूडियो? मैंने अपनी मुट्ठी ढीली की और मुस्कुराया। अब मुझे समझ आया कि मेरी शादी की रात का वो रहस्य और शैन शिनशी का यहां आना, इन सब का राज उसी एंटीक मार्केट की दुकान में छुपा है। मैंने शैन शिनशी की तरफ देखा और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, चलो बीवी जी, आज जरा उस दुकान पर चलकर थोड़ा गदर मचाते हैं। चाय की दुकान से निकलने के बाद मैं उसे अपने किराए के कमरे पर ले आया। काफी भागदौड़ हो चुकी थी और हम दोनों के पेट में चूहे कूद रहे थे। मैं किचन में गया और फ्रिज से जमे हुए मटन मोमोज निकाले, उन्हें गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रखा और बटन दबा दिया। मैं जैसे ही बर्तन उठाने मुड़ा, पीछे से तलवार की एक सनसनाती हुई आवाज आई। उसने कहा, रुक जाओ, ये अजीब सा लोहे का डिब्बा क्या बला है? ये अजीब सी आवाज कर रहा है और इसमें से खतरनाक गर्मी निकल रही है। तुम तुरंत पीछे हटो, मैं इसे अपनी तलवार से अभी काट डालती हूं ताकि तुम्हें कुछ ना हो। मैं उसकी इस हरकत से घबरा गया और बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर उसकी उस पतली कमर को कसकर पकड़ लिया। महारानी साहिबा, तलवार नीचे करो। ये कोई दानव नहीं है, इसे माइक्रोवेव कहते हैं। ये बस खाना गर्म करने की एक मशीन है, इससे कोई खतरा नहीं है। शैन शिनशी का बदन एकदम अकड़ गया। तलवार पर उसकी पकड़ ढीली हुई, पर उसने तलवार हटाई नहीं। वो शक भरी नजरों से उस डिब्बे को देखती रही और बोली, बिना आग के खाना गर्म हो जाता है? ऐसी अजीब चीज भला कैसे हो सकती है? कहीं इस मशीन ने तुम्हारे दिमाग पर जादू तो नहीं कर दिया जो तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो? अरे सच में कोई खतरा नहीं है, ये बिजली से चलता है। मैं रोज इसमें खाना गर्म करता हूँ। शुक्र है कि हमारी बहस ज्यादा लंबी नहीं खिंची और माइक्रोवेव ने टिंग की आवाज की और बंद हो गया। उसकी आवाज बंद हो गई और अंदर की लाइट भी बुझ गई। शैन शिनशी ने अपनी सांस रोकी और तलवार थोड़ी नीचे की, पर वो अभी भी अलर्ट थी। मैंने उसे छोड़ा और माइक्रोवेव खोलकर गर्मा गर्म मोमोज बाहर निकाले, जिनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैंने कहा, देखा, मैंने झूठ नहीं बोला था ना? लो चक्कर देखो। शैन शिनशी ने आखिरकार तलवार रख दी, पर शक अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ था। उसने मोमोज को देखा, फिर मेरी आंखों में देखा और धीरे से एक मोमोज उठाकर छोटा सा बाइट लिया।
जैसे ही वो गर्मा गर्म और रसीला मोमोज उसके मुंह में गया, उसका स्वाद उसके रोम रोम में फैल गया और पिछले 4 दिनों की उसकी सारी थकान गायब हो गई। शैन शिनशी की आंखें चमक उठी। उसने कहा, ये चीज तो परी लोक के सबसे अच्छे पकवानों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। उसके सामने तो हमारा खाना एकदम घास फूस जैसा है। अब उसने अपनी सारी अकड़ छोड़ दी और महारानी का रुतबा भूलकर फटाफट मोमोज ठूंसने लगी। उसके गाल किसी गिलहरी की तरह फूल गए थे और मुंह के कोने पर चटनी लगी हुई थी। कहां वो 6 लोगों पर राज करने वाली खतरनाक महारानी और कहां ये मासूम सी बच्ची। मैं उसके सामने बैठकर उसे खाते हुए देख रहा था और मेरा दिल पिघल रहा था। पर मुस्कुराते हुए भी मेरे दिमाग में अगला प्लान चल रहा था। उस अमीर लड़के का वो लॉकेट उसी ब्लैक हार्ट स्टूडियो से आया था जहां मैं काम करता था। इसका मतलब सारा राज उसी दुकान के मालिक के पास छुपा है। अगली सुबह मैं सीधे शैन शिनशी को लेकर उस ब्लैक हार्ट स्टूडियो पहुंच गया। वहां दुकान का वो लालची मालिक फैटी वॉन्ग बड़े बड़े रईसों के साथ एक मीटिंग कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में एक कमीनी चाल चमक उठी। उसने जानबूझकर एक लाल कपड़े से ढका हुआ कटोरा मेरे सामने सरका दिया। ओए, अच्छा हुआ तू आ गया। जरा इस कीमती पुराने कटोरे की कीमत बता। अगर तूने गलत बताया तो नौकरी से तो जाएगा ही, साथ ही दुकान की बदनामी के लिए 10 लाख का जुर्माना भी भरेगा। मैं मन ही मन हंसा। मुझे समझ आ गया कि ये मुझे फंसाने की चाल चल रहा है। वहां बैठे बाकी के तथाकथित एक्सपर्ट्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और उस नकली कटोरे की तारीफ करने लगे। मैंने ज्यादा बकवास नहीं की। मेरी जादुई शक्तियां जो रात को जागी थीं, मैंने उनका इस्तेमाल किया और एक ही नजर में उस कटोरे का सारा सच देख लिया। उस तथाकथित बेशकीमती कटोरे पर कोई जादुई ताकत नहीं थी। वो तो एकदम नया कबाड़ था। मैंने कहा, वॉन्ग साहब, आपको पक्का यकीन है कि ये कोई करोड़ों का एंटीक है? फैटी वॉन्ग अकड़ कर बोला, यहाँ शहर के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे नकली बोलने की? चल इस एग्रीमेंट पर साइन कर, बाहर पुलिस खड़ी है। गलत साबित हुआ तो सीधे जेल जाएगा। आसपास के लोग भी मेरा मजाक उड़ाने लगे कि एक मामूली नौकर भला एंटीक के बारे में क्या जानेगा। मैंने बिना डरे पेन उठाया और उस एग्रीमेंट पर अपने साइन कर दिए। फैटी वॉन्ग तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि आज तो मैं गया। मैंने सबकी बकवास को इग्नोर किया। मेरी आंखों में जादुई रोशनी चमक रही थी। मैंने उस करोड़ों के मटके को दोनों हाथों से उठाया और सबके सामने जोर से मार्बल के फर्श पर पटक कर फोड़ दिया। पूरे शोरूम में कांच टूटने की जोरदार आवाज गूंज उठी। वहां खड़े लोग चिल्लाने लगे, पागल है क्या बे? इतना कीमती एंटीक तोड़ दिया, अब तू पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। वो चमचे एक्सपर्ट भी मुझ पर भड़कने लगे कि इसने खजाना बर्बाद कर दिया। बाहर से पुलिस भी लफड़ा देखकर अंदर आ गई ताकि केस दर्ज कर सके। शांग शिनशी की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी उंगलियों में पावर आने लगी कि इन सबको अभी सुला देती हूं। पर मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और मुस्कुराया। आप सब लोग खुद को बहुत बड़े एक्सपर्ट समझते हो ना? जरा अपनी आंखें खोलकर इसके पेंदे को देखो। सबने जैसे ही नीचे देखा तो उस टूटे हुए टुकड़े पर साफ साफ 5 शब्द लिखे थे, माइक्रोवेव सेफ। वहां खड़े बड़े बड़े रईस 2 सेकंड के लिए सन्न रह गए और फिर ठहाके मारकर हंसने लगे। सब फैटी वोंग को गालियां देने लगे कि साला नकली माल बेचकर चूना लगा रहा था। फैटी वोंग की भयंकर बेइज्जती हो गई। वो गुस्से में पागल होकर वॉकी टॉकी पर चिल्लाया और अंदर से दर्जन भर गुंडे डंडे लेकर बाहर आ गए और हमें घेर लिया। शांग शिनशी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके अंदर से कातिलाना वाइब्स आने लगी। वो जैसे ही तलवार निकालने वाली थी कि तभी दुकान का वो बुलेट प्रूफ तांबे का दरवाजा 1 करोड़ों की लग्जरी कार ने सीधे टक्कर मारकर तोड़ दिया। कांच और लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। काले कपड़ों में सूट बूट पहने बॉडीगार्ड्स अंदर घुस आए और 3 सेकंड में फैटी वोंग के सारे गुंडों को जमीन चटा दी। फैटी वोंग तो डर के मारे कांपने लगा। गाड़ी की पिछली सीट से एक बेहद खूबसूरत और अमीर खानदान की लड़की उतरी, जिसका एटीट्यूड कड़क था। उसने वोंग को भाव तक नहीं दिया और सीधे मेरे पास आई। हाथ में टैबलेट था जिस पर कल की चाय दुकान का सीसीटीवी स्क्रीनशॉट था। मिस्टर फैन, कल आपके पास जो 7 रंगों का जादुई पत्थर था, हमारा शाह परिवार उसके लिए 10 अरब रुपए देने को तैयार है। हमारे दादाजी एक भूतिया एंटीक की वजह से मौत के मुंह में हैं। सब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सिर्फ आपके उस जादुई पत्थर की प्योर एनर्जी ही उनकी जान बचा सकती है। प्लीज हमारे साथ चलिए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां के कुछ पुराने हकीम सुइयां चुभा रहे थे, पर उनकी गलती से उस एंटीक की काली भूतिया धुंध
पूरी तरह बेकाबू हो गई और उसने उन हकीमों को हवा में उड़ा दिया। वो काली परछाई बिस्तर पर पड़े बूढ़े श्या को निगलने ही वाली थी कि मैंने आगे बढ़कर अपने हाथ की जादुई अंगूठी के टुकड़े को चमकाया। पीछे से शिनशी ने भी मेरा साथ दिया। हम दोनों की जादुई ताकतें आपस में मिल गईं। मामूली भूतिया धुंध, हेवनली लॉर्ड के सामने तेरी ये मजाल, दफा हो जा। एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और वो भूतिया साया गायब हो गया। बिस्तर पर लेटे दादाजी ने एक काली उल्टी की और धीरे से आंखें खोल दी। खतरा टल गया था। वहां खड़े डॉक्टर्स तो पैरों में गिर गए इज्जत के मारे। पूरे श्या परिवार ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे भगवान मान लिया। बूढ़े श्या ने कांपते हाथों से मुझे एक सोने का इनविटेशन कार्ड दिया। मिस्टर फैन, आपकी पावर कमाल की है। ये जो काली धुंध मेरे अंदर थी, ये शहर की एक सीक्रेट कंपनी मोयान ग्रुप की देन है। मोयान ग्रुप। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। अब समझ आया। मुझे उस रात किडनैप करने वाले असली विलेन का सुराग धीरे धीरे मिल रहा है। अगले दिन की रात को मैं शिनशी और उस अमीर लड़की श्या सू के साथ शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ऑक्शन में गया। अभी ऑक्शन शुरू भी नहीं हुआ था कि एक सूट बूट वाला, चमकीले बालों वाला आदमी खड़ा हुआ और धौंस जमाने लगा। आज के ऑक्शन के जितने भी जादुई एंटीक हैं, वो सब हमारा मोयान ग्रुप खरीदेगा। अगर किसी ने बीच में टांग अड़ाई तो मोयान ग्रुप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहां बैठे रईसों की फट गई। पूरा हॉल सन्न रह गया। शांग शिनशी को गुस्सा आ गया। वो धीरे से बुदबुदाई, इस तुच्छ दुनिया के कीड़े मेरे आगे इतनी बकवास कर रहे हैं, मरने का शौक है क्या? जैसे ही उसने उंगली से जादुई रोशनी निकाली, अचानक उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटा और मेरे कपड़ों पर आ गिरा। हेवनली डाओ का भयानक झटका उसे लगा था। यह इंसानी दुनिया जादुई शक्तियों के खिलाफ है। यहाँ परिलोक के लोग खुलकर अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। उसने मुझे बचाने के लिए रूल तोड़ा था, जिसकी वजह से उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह डैमेज हो गए थे। पतिदेव, मैं बस थोड़ी थक गई हूं। मैं ठीक हूं, झेल लूंगी। उस घमंडी महारानी को इतना कमजोर और दर्द में देखकर मेरी आंखें लाल हो गईं। दिल में भयंकर गुस्सा आ गया, कभारिया दिया। ठीक उसी वक्त स्टेज पर 1000 साल पुराना जादुई हीरा लाया गया, जिससे परी लोक की खुशबू आ रही थी। 1000 साल पुराना पोलर हीरा। शुरुआती बोली 50 मिलियन। यह हीरा शिनशी के घावों को ठीक कर सकता था और उस हेवनली डाओ के झटके को रोक सकता था। चाहे जो हो जाए, मुझे ये जीतना ही था। मेरी बोली 1 अरब है। वो मोयन ग्रुप का मैनेजर हंसने लगा। एक मामूली नौकरी पेशा बंदा 1 अरब की बोली लगा रहा है? गार्ड्स, इसे बाहर फेंको। तभी श्यासू खड़ी हो गई और चिल्लाई, मिस्टर फेन का जितना भी खर्चा होगा वो हमारा श्या परिवार उठाएगा। अगर 5 अरब कम है तो हम 10 अरब देंगे। पूरा श्या परिवार मिस्टर फेन के पीछे खड़ा है। पूरे हॉल के होश उड़ गए। वो मोयान वाला मैनेजर गुस्से में लाल हो गया। बोली, बढ़ाता रहा पर एंड में उसके पैसे खत्म हो गए। हथौड़ा गिरा और वो कीमती हीरा मेरा हो गया। स्टाफ ने हीरा मेरे हाथ में दिया तो वो मैनेजर दांत पीसकर बोला, हीरा खरीद तो लिया पर इसे पिघलाने की मशीन सिर्फ हमारे पास है, तब तक ये मर जाएगी। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने अपने खाली हाथों से उस लोहे जैसे सख्त हीरे को मरोड़कर उसका जूस निकाल दिया। सब देखकर दंग रह गए। मैंने वो जादुई लिक्विड शिनशी के मुंह में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा फिर से गुलाब जैसा खिल उठा। उसकी सारी तकलीफें दूर हो गईं। वो मैनेजर पागल हो गया। उसने वॉकी टॉकी पर चिल्लाकर कहा, किलिंग ऑर्डर एक्टिवेट करो। पूरे शहर के रास्ते बंद कर दो। आज ये दोनों जिंदा नहीं बचने चाहिए। मैंने शिनशी के होंठ साफ किए और ठंडी नजरों से बाहर देखा, मानो वो सब लाशें हों। हम गाड़ी से निकल पड़े। जैसे ही हमारी गाड़ी ओवरब्रिज पर पहुंची, आगे पीछे से 2 बड़े डंपर ट्रकों ने टक्कर मार दी और हमें घेर लिया। ऊपर आसमान में 3 हेलीकॉप्टर मंडराने लगे और उनकी फ्लैशलाइट सीधे हमारी गाड़ी पर पड़ी। सैकड़ों हथियारबंद गुंडे पुल पर आ गए और उन्होंने 8 काले झंडे गाड़ दिए। आसमान में काली धुंध छा गई। उन्होंने मिलिट्री और काले जादू का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन तैयार किया था। 100 घोस्ट सोल लॉकिंग एरे। मोयन ग्रुप ने हमें मारने के लिए साइंस और जादू दोनों लगा दिए थे। गाड़ी के अंदर शिनशी फिर से उठने लगी और अपनी पावर इकट्ठा करने लगी, पर पावर यूज करते ही उसे दर्द होता। मेरे दिल में दर्द हुआ।
मैंने उसे वापस सीट पर बिठाया और प्यार से सीट बेल्ट बांधी। बीवी जी, चुपचाप बैठो और एक गाना सुनो। जब आंखें खोलोगी तो सब साफ मिलेगा। मैंने उसके माथे को चूमा, दरवाजा खोला और अकेले ही उस मौत के तांडव के सामने वॉक करने लगा। मैनेजर हंसा, मार दो साले को। गोलियों की बौछार मेरी तरफ आई, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। मैंने बस अपना सीधा हाथ उठाया। मेरी बांह पर बने वो सुनहरे जादुई निशान चमक उठे। पुरानी लाइफ में मैं दुनिया का बॉस था, आज भी रहूंगा। मैंने मुट्ठी भींची और एक अदृश्य दीवार बन गई। सारी गोलियां मेरी आंख से 1 इंच दूर हवा में ही रुक गईं। अगले ही पल सारी गोलियां कचरा बनकर जमीन पर गिर गईं। गुंडे चिल्लाए, ये तो मॉन्स्टर है, जादू चलाओ। उन 8 झंडों से भयंकर भूतिया तूफान मेरी तरफ आया। मैं हंसा, सालों, जब मैंने परी लोग को जादू सिखाया था तब तुम्हारे परदादा को कखेरा भी नहीं आता था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ हवा में मारा। एक सुनहरी शील्ड बनी जिसने उस पूरे तूफान को उल्टा उन्हीं पर पलट दिया। सारे तांत्रिक खून की उल्टी करके गिर पड़े। मैं उस कचरे के ऊपर से चलते हुए उस मैनेजर के पास गया जो जमीन पर रेंग रहा था। बोल साले, कौन है तेरा प्रेसिडेंट? वो मेरे बारे की चीजें क्यों इकट्ठा कर रहा है? वो हंसा, तू हमारे बॉस को नहीं हरा सकता, उसके पास तेरी जान की चाबी है। तेरी किस्मत उसके हाथ में है, तुम दोनों तड़प के मरोगे। लाइफ टोकन, यह सिर्फ परीलोक के राजा जानते थे। इसका मतलब मोयान ग्रुप का असली बॉस परीलोक का ही कोई गद्दार था। आसमान में लाल बिजली कड़की। मैं वहां ज्यादा नहीं रुका। शिनशी और सू को लेकर सीधे श्या परिवार के बंगले पर आ गया। मैंने पूरी रात जागकर वहां एक तगड़ा जादुई सुरक्षा कवच 9 ड्रैगन्स एरे बना दिया ताकि कोई हमला न हो सके। पर सुबह होते ही देखा कि बैंक और कोर्ट की गाड़ियां बंगले के बाहर खड़ी थीं। सू भागते हुए आई, मिस्टर फैन, सब गड़बड़ हो गया। मोयन ग्रुप ने हमारे सारे शेयर्स गिरा दिए, सारा बिजनेस सीज कर दिया और बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। वो बोल रहे हैं कि अगर हम आपको उनके हवाले कर दें तो हमारा सब बच जाएगा। घर वाले भी गिड़गिड़ाने लगे, पर श्या सू ने अपने घर वालों को लात मार दी और मेरे साथ खड़ी हो गई। तुम सब नम हराम हो, दादाजी को इन्होंने ही बचाया था। आज से मेरा इस परिवार से कोई नाता नहीं। मैं मिस्टर फेन के साथ जाऊंगी। मैंने सू को देखा और हम वहां से निकल गए। उधर मोयान ग्रुप के सबसे ऊंचे फ्लोर पर एक आदमी हाथ में वाइन का ग्लास लिए कमीनी हंसी हंस रहा था। परी लोक का बड़ा हेवनली लॉर्ड आज इस पैसे की ताकत के आगे एक मामूली कीड़ा बन गया है। उस आदमी ने अपनी काली अंगूठी वाले हाथ से मेरी जान की उस चाबी का एक कोना मरोड़ दिया। दूर एक खंडहर गांव में बैठे मुझे अचानक खून की उल्टी आई। पूरे बदन में भयंकर दर्द हुआ और मैं घुटनों के बल कीचड़ में गिर गया। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। मैं अंधा हो गया। सू, तुम लोग जाओ, वो विलन बहुत तगड़ा है। मैं अंधा हो चुका हूं, अब मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगा। शिनशी ने मुझे गले से लगा लिया। फेन, जिंदा रहे तो तू मेरा राजा है, मर गया तो भी मेरा पति है। अगर तेरी आंखें नहीं तो मैं तेरी आंखें बनूंगी। जो भी तुझे छुएगा मैं इस पूरे शहर को श्मशान बना दूंगी। अगले 3 दिन हमारी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। हम एक टूटी छत वाले मकान में छिपे रहे। दवा के पैसे नहीं थे, होश में रहना मुश्किल था। चौथे दिन सुबह मुझे अंधेरे में कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। बीवी, कहाँ जा रही हो? मैं बस अभी आई। शिनशी की आवाज कांप रही थी। जब वो गई तो मैंने बिस्तर पर टटोला। वहां उसका वो इकलौता रेशमी गाउन पड़ा था। मैं सब समझ गया। वो अपनी लाज बचाने के लिए सू के लाए हुए पुराने मजदूरी वाले कपड़ों में बाहर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने गई थी। वहां का सुपरवाइजर सिगरेट फूंकते हुए उसे गंदी नजरों से ताड़ रहा था। इतनी सुंदर लड़की कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या कर रही है? मेरे पास आ जा, आराम की नौकरी दूंगा। शिनशी की आंखों में मर्डर की वाइब्स थीं। वो चाहती तो 1 सेकंड में उसे उड़ा देती, पर जादू यूज करने से उसे ही दर्द होता। उसने अपना गुस्सा दबाया और पूछा, मेरा पति बीमार है, पैसे चाहिए। यहां ईंट उठाने के कितने पैसे मिलेंगे? वो सामने लोहे का पहाड़ दिख रहा है, उसे 10वीं मंजिल पर चढ़ा, बिना किसी मशीन के नगद पैसे मिलेंगे। शिनशी ने कुछ नहीं कहा, सीधे उस लोहे को अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया। लोहे की जंग से उसके हाथ कटने लगे, खून बहने लगा, पर वो सीढ़ियों पर चढ़ती रही।
4 घंटे तक धूप में तड़पते हुए उसने सारा लोहा पहुंचा दिया। जब वो कांपते हाथों से अपनी मजदूरी मांगने गई तो उस साले सुपरवाइजर ने जानबूझकर नोट कीचड़ वाले पानी में गिरा दिए। ओहो, हाथ से छूट गया, चाहिए तो खुद झुककर उठा ले। शिनशी का बदन गुस्से से कांप उठा। वो महारानी जिसके आगे सब झुकते थे, आज उसे एक कीड़े के आगे झुकना पड़ रहा था। पर मेरे अंधेपन और बीमारी को सोचकर उसने अपना सारा घमंड थूक दिया और घुटनों के बल बैठकर गंदे पानी से वो नोट उठाने लगी। ये सब उसने मेरे लिए किया। आधे घंटे बाद वो कमरे में आई और मेरे लिए गर्मा जीएम नूडल्स लेकर आई, फूंक मारते हुए खिलाने लगी। पतिदेव, धीरे खाओ, गर्म है। ये सूप मैंने दुकान वाले से मिन्नतें करके एक्स्ट्रा लिया है, बहुत टेस्टी है। उसने अपने जख्मी हाथ टेबल के नीचे छिपा लिए। मैं नूडल्स खा रहा था, पर मुझे लोहे और खून की गंध आ रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसके छालों को महसूस किया। वो दर्द से कराह उठी और हाथ छुड़ाने लगी। छुपाओ मत, सच बताओ, कहाँ गई थी? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मेरी अंधी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे खुद पर इतनी घृणा हुई कि मैं अपनी जान से प्यारी बीवी को इस हाल में देख रहा हूं। मैं जो कभी पूरी दुनिया का मालिक था, आज इतना बेबस हूं। पर इसी गहरे प्यार और दर्द की वजह से उस विलेन के जादुई टोकन का श्राप बीच से चटक गया। मैंने शिनशी को गले लगाया। मैं सब समझ गया बीवी। ये जो दर्द तुमने सहा, यही इस श्राप को तोड़ने की चाबी है। आज रात हम दोनों हेवनली डाओ का जन्म जन्म का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये सुनकर उस कड़क महारानी के कान लाल हो गए। वो शर्माकर बोली, क्या इससे सच में श्राप टूट जाएगा? हाँ, तुम मेरी असली बीवी हो। जब हम साथ रहने की कसम खाएंगे तो वो श्राप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही हमारा वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, आसमान में सुनहरी रोशनी चमक उठी। उधर मोयान ग्रुप के ऑफिस में बैठा वो विलेन जोर से चीखा। उसके हाथ का वो टोकन झलकर भस्म हो गया और हमारी ताकतें आपस में मिलकर और तगड़ी हो गईं। खंडहर मकान में मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मेरी वो पुरानी हेवनली लॉर्ड वाली पावर वापस जाग उठी और इस बार वो पहले से 10 गुना ज्यादा थी। तभी बाहर कुछ गुंडों के चिल्लाने की आवाज आई, उस अंधे और औरत को यहीं खत्म करो और इनाम पाओ। जैसे ही वो अंदर घुसे, मैंने बस अपनी सुनहरी आंखों से उन्हें देखा और एक ऐसी अदृश्य पावर छोड़ी कि सारे के सारे कीचड़ में घुटनों के बल गिर गए। बहुत शोर मचा रहे हो सालो। मैंने शिनशी का हाथ पकड़ा और बाहर आ गया। बाहर चमचमाती गाड़ियों का काफिला खड़ा था। मिस्टर फेन, आपके कपड़े रेडी हैं? मैंने ब्लैक सूट पहना, एकदम माफिया किंग लग रहा था। शिनशी ने ब्लैक ड्रेस पहनी, कयामत लग रही थी। उसने मेरा हाथ थामा। सबसे पहले कहाँ चलना है? मैंने एंटीक गली की तरफ देखा, पुराने रकीब से थोड़ा ब्याज वसूलने। एंटीक गली में फैटी वोंग पार्टी कर रहा था और डींगे हाँक रहा था कि फेन तो खत्म हो गया, अब मेरा राज है। तभी धूम, उसका एक गुंडा शीशा तोड़कर अंदर आ गिरा। भारी बारिश में मैं और शिनशी हॉल में घुसे। लगता है तुम लोग मुझे भूल गए। जब ऐसा है तो इस नकली माल की गली की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फर्श पर जोर से पैर पटका। एक जोरदार सुनहरी लाइट निकली और पूरी गली की दुकानें और नकली एंटीक पल भर में राख हो गए। शहर के सारे गुंडे हमारे पैरों में गिर गए। सारा पैसा और पावर शाह सू के हाथ में आ गया। सू ने टैबलेट दिखाया। मिस्टर फैन, मोयान ग्रुप कल एक बड़ा ऑनक्शन कर रहा है जहां वो नकली जादुई चीजें बेचकर मार्केट पर कब्जा करना चाहता है। मार्केट पर कब्जा? साले को कल सुबह तक रोड पर ला दूंगा। अगले 24 घंटे में मैंने उनके सारे ऑक्शन हाउस तबाह कर दिए। उनके करोड़ों के मटके को मैंने सबके सामने राक्षस की पौटी साबित कर दिया। मोयन ग्रुप की इज्जत का कचरा हो गया। उनका एम्पायर ढह गया। अब हम सीधे उनके हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां 500 मार्शल आर्ट्स के गुंडे हथियार ले खड़े थे। मेरे सिर पर 10 अरब का इनाम था। मैं जैसे ही उतरने लगा, शिनशी ने मेरा हाथ रोका। तुम अभी ठीक हुए हो, इन कीड़ों को मैं देखती हूं। वो बारिश में अकेले आगे बढ़ी, तलवार निकाली और एक जोरदार स्विंग मारा। स्वॉर्ड कम, पूरी जगह बर्फ की तरह जम गई। वो 500 के 500 गुंडे पल भर में बर्फ के पुतले बन गए, हिल भी नहीं पाए साले। वो मुड़ी और मुस्कुराई। पतिदेव, रास्ता साफ है। हम सीधे लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंट के केबिन में गए।
दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था और एक कुर्सी घूम रही थी जिस पर बैठा आदमी हाथ में 2 अखरोट घुमा रहा था। फेन, मैंने तुझे कम आंका, श्राप से भी तू बच गया। कुर्सी घूमी और सामने वाले का चेहरा देखकर शिनशी अलर्ट हो गई। चिबाक्सियो, तू यहां? साला ये वही गद्दार था जिसे मैंने परीलोक में सब सिखाया था और इसी ने मुझे धोखा दिया था। वो पागल की तरह हंसा। क्या लगा मैं यहां सिर्फ पैसे कमाने आया था? उसने हाथ फैलाए और पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया। मैंने इस पूरी गली के जादू से एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एरे बनाया है। आज मैं इस प्लेनेट के सारे लोगों की जान चूस कर खुद भगवान बनूंगा। लोग बेहोश होने लगे। उनकी लाइफ एनर्जी उस बिल्डिंग की तरफ खींचने लगी। वो हंसा। सब खत्म हो जाएंगे, मैंने शांति से कहा। जीबाक्सियो, तू 3 साल से प्लानिंग कर रहा था पर एक बात भूल गया कि यह जादू तुझे मैंने ही सिखाया था। मैंने चुटकी बजाई और जो टूटे हुए एंटीक मैंने पहले ही शहर के 8 कोनों में गाड़े थे वो सब चमक उठे। उन्होंने उसके काले जादू को बीच से काट दिया। सारा एरे टूट गया और लोगों की जान वापस आ गई। इम्पॉसिबल, मेरा जादू! वो पागल हो गया। अगर मैं भगवान नहीं बन सकता तो इस प्लेनेट को ही उड़ा दूंगा। उसने एक काली डिब्बी निगली और उसका बदन फट गया। वो एक 10,000 फीट ऊंचा काला राक्षस बन गया। सब मरो सालो! शांग शिनशी ने हवा में कदम बढ़ाया और अपनी पूरी पावर अनसील कर दी। गद्दार साले, मेरे पति के आगे तेरी ये औकात! उसने एक बर्फ की तलवार से उस राक्षस का हाथ काट दिया। राक्षस की बची हुई आत्मा ने खुद को ब्लास्ट करने की सोची, पर मैंने अपनी हेवनली लॉर्ड वाली सील हवा में उछाल दी। वो जुड़ गई और एक जोरदार सुनहरी रोशनी फैली। मैंने अपना खून हवा में छिड़का और एक बहुत बड़ा सुनहरा मंत्र बना दिया। जी बाक्सियो, मैंने तुझे राजा बनाया था, आज मैं ही तुझे नर्क में भेजता हूं। वो राक्षस चूर चूर हो गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। आसमान साफ हो गया, प्यारी चांदनी बिखर गई और शहर में शांति लौट आई। लोग होश में आए। उन्हें पता भी नहीं था कि वो अभी मरते मरते बचे हैं। मैं और शिनशी बिल्डिंग की छत पर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। सारे गिले शिकवे और गलतफहमियां उस मौत के खेल में बह गई थी। शिनशी ने प्यार से मेरी तरफ देखा। पतिदेव, सब ठीक हो गया। मैंने उसका वो छाले वाला हाथ पकड़ा। ये घाव गवाह थे कि उसने मेरे लिए क्या क्या सहा था।